नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग की होने वाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, उससे संबंधित जो हम आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में हम भाग 40 लेकर आए हैं। आज भाग 40 में कुल 16 प्रश्न हैं। 16 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये जो सभी प्रश्न हैं, ये कि प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं अथवा उन्हीं के आसपास दूसरे प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आज के जो हम प्रश्न हैं, जो आज की श्रृंखला है, इसको शुरू करें उससे पहले हम अनुरोध करते हैं पुनः कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोज़ को पूरा देखा करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1 है एएफ टेस्ट, फिशर टेस्ट है, ये एनोवा टेस्ट है, का विकास किसने किया था? तो ये हैं R.A. फिशर। इन्हीं के नाम पर ये एफ टेस्ट इसको कहा गया है। ये एनोवा टेस्ट है, इसका विकास R.A. फिशर ने 1920 में किया था। प्रश्न नंबर 2 है एफ डिस्ट्रीब्यूशन के जनक कौन है? एफ टेस्ट और एफ डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अंतर है। इसके जनक हैं G.W. स्नेटकोर। G.W. स्नेटकोर इसके जनक है। उसके बाद थोड़ा सा संशोधन फिशर महोदय ने किया था। तो इसलिए ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर पूछा जाता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन है, तो ये लिखना है G.W. स्नेटकोर। और अगर एफ टेस्ट पूछा जाता है तो R.A. फिशर लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है एफ टेस्ट का यूज कब करते हैं? एफ टेस्ट का एनोवा टेस्ट कब लगाते हैं? तो जब 3 या 3 से अधिक मध्यमानों के बीच अंतर की सार्थकता ज्ञात करना हो, अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं 2 से अधिक। 2 से अधिक अगर है तो यानी 3 से अधिक। अगर 2 मध्यमानों के बीच अंतर की सार्थकता अगर हम ज्ञात करते हैं तो वो टी टेस्ट से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, क्रिटिकल रेशियो से भी हम ज्ञात कर सकते हैं उसको। लेकिन यदि 3 या 3 से अधिक है यानी 2 से अधिक है तो फिर ऐसी स्थिति में हम एनोवा टेस्ट का यूज करते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, AN से एनालिसिस, O से ऑफ और VA से वेरिएंस। तो एफ टेस्ट जो है यही है एनोवा, दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। किन 2 के बीच का अनुपात है? किन 2 के बीच का अनुपात है? एनोवा जो है एक रेशियो है, एक अनुपात है। किन 2 के बीच का अनुपात है? तो ये देखिए, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर विदिन, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं बिटवीन वेरिएंस एंड विदिन वेरिएंस। इस तरह से हम उसको देख सकते हैं और हम अपना आंसर सही कर सकते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 है एनोवा। अब देखिए, बहुत सारे प्रश्न हमारे एनोवा पर ही फोकस किए गए हैं, एनोवा पर हम फोकस कर रहे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएं तो ज़्यादा जिसमें गुंजाइश है, एक भी क्वेश्चन हम छोड़ना
नहीं चाह रहे हैं। तो ये देखिए, एनोवा किस प्रकार की हाइपोथेसिस का परीक्षण करता है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है, एफ टेस्ट, हम किस प्रकार की हाइपोथेसिस है, तो ये है नल हाइपोथेसिस। ध्यान रखिएगा, नल हाइपोथेसिस का परीक्षण करता है ये। एग्जाम्पल है, अगर इस प्रकार की हाइपोथेसिस है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स एंड ऑल ग्रुप्स, मीन ऑफ ऑल ग्रुप्स, माने जितने ग्रुप्स हैं, जितने ग्रुप हैं, अब ग्रुप कितने हैं, 3 या 3 से अधिक, उनके बीच जो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इनके बीच में कोई सार्थक अंतर नहीं है। बिटवीन द मीन्स ऑफ ऑल ग्रुप्स, इनके समांतर माध्य में कोई सार्थक अंतर नहीं है, जितने ग्रुप हैं ये। अब प्रश्न नंबर है 6, वन वे एनोवा। वन वे एनोवा की अगर हम बात करते हैं, देखिए आज हम एनोवा पर फोकस कर रहे हैं। वन वे एनोवा में 2 अथवा अधिक ग्रुप के साथ कितने स्वतंत्र चर होते हैं। वन वे एनोवा में क्या होता है, 2 अथवा अधिक ग्रुप के साथ कितने स्वतंत्र चर होते हैं, तो 1 स्वतंत्र चर होता है। ये ध्यान रहे, वन वे एनोवा में 2 अथवा अधिक ग्रुप के साथ कितने स्वतंत्र चर होते हैं, तो 1 स्वतंत्र चर होता है। इसी प्रकार टू वे एनोवा में 2 स्वतंत्र चर होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, वन वे एनोवा में 1 स्वतंत्र चर होता है और टू वे एनोवा में 2 स्वतंत्र चर होते हैं। ये 2 अथवा अधिक ग्रुप नहीं, बल्कि 3 अथवा अधिक ग्रुप के साथ, सॉरी, जब 2 तक होता है तब तो अब हम एनोवा नहीं लगाते हैं। 2 के बीच डिफरेंस हम ज्ञात करते हैं तो हम टी टेस्ट के माध्यम से, दैट इज मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर और फिर क्रिटिकल रेशियो से हम टी टेस्ट देख करके हम वो कर लेते हैं। लेकिन जब 3 से अधिक होता है, 3 या 3 से अधिक, तब हम एनोवा की बात करते हैं। तो जब 1 चर है, अगर 1 स्वतंत्र चर है, तो हम वन वे एनोवा में 1 स्वतंत्र चर होता है और इसी प्रकार टू वे एनोवा में 2 स्वतंत्र चर होते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। प्रश्न क्रमांक 7 है, वन वे एनोवा में एक स्वतंत्र चर कितने आश्रित चर को प्रभावित करता है, तो 1 आश्रित चर को प्रभावित करता है। वन वे एनोवा में 1 स्वतंत्र चर, 1 स्वतंत्र चर क्या है, एक स्वतंत्र चर जैसे हो सकता है टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड स्वतंत्र चर है, और आश्रित चर क्या है, उसकी उपलब्धि, बच्चे की उपलब्धि। तो अब टू वे एनोवा में प्रश्न क्रमांक 8 है, टू वे एनोवा में 2 स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आई भी हम कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव कितने आश्रित चर पर देखा जाता है। टू वे एनोवा में 2 स्वतंत्र चर, 2 स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव कितने आश्रित चर पर देखा जाता है, तो 1। अब हम प्रश्न क्रमांक 9 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, टू वे एनोवा के केसेस में, टू वे एनोवा के केसेस में कम से कम कितनी हाइपोथेसिस बन सकती है। देखो, एनोवा की आज हम बात कर रहे हैं। टू वे एनोवा के केस में कम से कम कितनी हाइपोथेसिस बन सकती हैं, तो वो है 3।
3 हाइपोथेसिस बन सकती हैं। अब कैसे, अब थोड़ा सा देखिए। हम टू वे एनोवा की बात करते हैं, टू वे एनोवा की बात करते हैं तो इसमें टू वे एनोवा में 2 स्वतंत्र चर होते हैं। तो वन वे एनोवा में एक हाइपोथेसिस हुआ करती है। जब वन वे एनोवा अगर है, ये ध्यान रखिएगा, वन वे एनोवा में मात्र एक हाइपोथेसिस बन सकती है, लेकिन टू वे एनोवा में कम से कम 3 हाइपोथेसिस बन सकती हैं। पहला, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। और तीसरा है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 और 2 ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। अब नोट है यहां पर, थोड़ा सा देखिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? टीचिंग मेथड और इंटेलिजेंस, बुद्धि और शिक्षण विधि। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? अचीवमेंट। तो यहां पर जब 2 चरों की अगर हम बात करें तो ऐसा हो सकता है, इन 2 चरों की हम बात यहां पर कर रहे हैं जो अभी हम यहां पर ये हाइपोथेसिस देखते हैं। तो अगर इस तरह की यहां पर इस तरह की 3 हाइपोथेसिस कम से कम बन सकती है। अब है प्रश्न, अब हम एनोवा पर इतना 9 क्वेश्चन हम एनोवा पर चर्चा किए, और एनोवा पर अगर इससे अंदर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, संभावना यही है कि इसके बाहर के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे एनोवा पर। प्रश्न क्रमांक 10 है, न्योम चोम्स्की, न्योम चोम्स्की, न्योम चोम्स्की द्वारा प्रतिपादित बच्चों में भाषा का विकास सिद्धांत। नोम चोम्स्की ने क्या प्रतिपादित किया था? बच्चों में भाषा का विकास सिद्धांत को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? भाषा ग्राह्य प्रणाली के नाम से जाना जाता है। 11 है प्रश्न नंबर, जेनरेटिव ग्रामर, जेनरेटिव ग्रामर के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये चोम्स्की हैं, जेनरेटिव ग्रामर। प्रश्न नंबर 12 है, भाषा जन्मजात होती है, किसने कहा है? तो ये चोम्स्की है। अब चोम्स्की पर, नोम चोम्स्की पर कुछ प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसी के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 13 है, लेक्सिकॉन क्या है? लेक्सिकॉन शब्दों का सीमित सेट जो बच्चों में जन्मजात होता है। ये किसने कहा है? चोम्स्की ने कहा है कि शब्दों का सीमित सेट है जो बच्चों में जन्मजात होता है, इसी को चोम्स्की ने लेक्सिकॉन कहा है। तो देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 14, जेनरेटिव ग्रामर को एक और नाम से जाना जाता है, वो है यूनिवर्सल ग्रामर, यानी सार्वभौमिक व्याकरण अथवा ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। इन नामों से भी जाना जाता है जेनरेटिव ग्रामर को। अब ये जेनरेटिव ग्रामर का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? चोम्स्की ने दिया है। 15 है प्रश्न नंबर है, जेनरेटिव ग्रामर क्या है? जेनरेटिव ग्रामर है क्या? कॉन्सेप्ट तो उन्होंने दिया, लेकिन किसको उन्होंने कहा जेनरेटिव ग्रामर? तो बच्चे में वर्ण पहले से ही हैं, बच्चे में वर्ण पहले से ही हैं, इन्हें शब्दों व वाक्यों में व्यवस्थित करना जेनरेटिव ग्रामर है। जेनरेटिव ग्रामर क्या है? कि बच्चों में वर्ण तो पहले से हैं, का, खा, गा, घा, ये तो उनमें पहले से ही हैं। वो कुछ बोलेगा तो का कुछ निकलेगा ही, और उन वर्णों को शब्दों में व्यवस्थित करना, वाक्यों में व्यवस्थित करना ही
ये जनरेटिव ग्रामर है ये। प्रश्न नंबर 16, चोम्स्की के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क में भाषा सीखने की जन्मजात डिवाइस होती है, डिवाइस, और डिवाइस का नाम है, उस डिवाइस का नाम है LAD। एक सॉफ्टवेयर होता है और उस सॉफ्टवेयर का नाम है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये पहले से होती है, भाषा अधिग्रहण यंत्र है, इसको हिंदी में अगर बोला जाए LAD को तो इसको क्या कहेंगे, भाषा अधिग्रहण यंत्र। चोम्स्की कहते हैं कि यह डिवाइस पहले से ही विद्यमान होती है, जन्म से ही विद्यमान होती है बच्चे के अंदर, और अगर ये ना हो तो वो भाषा नहीं सीख सकता है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र, बच्चे में जन्म से ही होती है, तभी भाषा वो सीख लेते हैं। और चोम्स्की कहते हैं कि इसी वजह से पशु नहीं सीख पाते हैं इस भाषा को, क्योंकि उनमें ये डिवाइस नहीं होती है, अतः वो भाषा नहीं सीख पाते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा 16 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर संपन्न होती है। तो अगर पुनः हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे आज के वीडियो को इतने देर तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद दोस्तों।